हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो ये जो आपका फ्रेंच फिजिसिस्ट है लुइस डी ब्रॉगली, इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट, अपने टाइम में उसको बहुत ही बोल्ड बोलते हैं। अब देखो उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या दिया। तो जो डी ब्रॉगली हैं उन्होंने ये कहा कि जैसे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या बोलता है? आइंस्टीन बोलते हैं कि जो आपका लाइट है उसका ड्वेल नेचर है। लाइट का ड्वेल नेचर है, यानी कि जो आपकी लाइट है वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, और जो आपका लाइट है वो आप लोगों का वेव नेचर भी शो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट बिहेव एज ड्वेल नेचर, यानी लाइट का ड्वेल नेचर है। लाइट पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है एज वेल एज वेव बिहेवियर भी शो करता है। जैसे ये आप लोगों ने सुना होगा, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ फिनोमिना होते हैं, लाइक इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, या पोलराइजेशन होता है। आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। ये कुछ ऐसे फिनोमिना है, these are some phenomena which can only be explained by considering the wave behavior of light। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो केवल तभी आपका एक्सप्लेन होते हैं, इनके अंदर जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस नजर आते हैं, ये केवल तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं अगर लाइट को हम क्या सपोज करें? वेव सपोज करें। ऑन द अदर हैंड कुछ और एक्सपेरिमेंट है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कुछ ऐसे फिनोमिना है जो केवल तभी आपका एक्सप्लेन हो सकते हैं जब लाइट को हम क्या करें? बता, पार्टिकल्स माने। क्या सपोज करें? बता, पार्टिकल्स। ओके, समझ में आ गया? तो डी ब्रॉगली, जो लुइस डी ब्रॉगली है, इन्होंने कहा जस्ट लाइक फोटॉन्स, जस्ट लाइक लाइट, जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल है? जो मैटर के पार्टिकल्स है। मैटर के पार्टिकल्स मींस जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, एटम्स इटसेल्फ हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, आपका माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनका भी ड्वेल बिहेवियर होगा। देखो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था, क्योंकि जो आपका डी ब्रॉगली है उनसे पहले ये जो मैटर है इनके पार्टिकल्स को एज अ पार्टिकल ही ट्रीट करते थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो माइक्रो पार्टिकल हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका वेव बिहेवियर होगा। कैसा बिहेवियर होगा? बता, सॉरी, उनका ड्वेल बिहेवियर होगा। यानी वो पार्टिकल तो है जो पहले करते हैं, लेकिन साथ साथ में एट द सेम टाइम दे बिहेव एज अ वेव। तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशंस को डिराइव किया, एक इक्वेशंस दी जो बहुत ही फेमस इक्वेशन है। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। अब देखो ये वेव इक्वेशन एक्चुअली है क्या? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अगर आपके पास कोई मैटर का पार्टिकल है, मूविंग मैटर पार्टिकल्स है, ये भी जरूरी है, अगर कोई मूविंग आपका मैटर पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल का मास क्या है? m है। पार्टिकल का मास क्या है? m है। वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होगी वो होगी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। और दिस फेमस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, और मास इनटू वेलोसिटी को आपको पता ही है क्या कहते हैं? मोमेंटम भी कहते हैं। ओके, तो डी ब्रॉगली इक्वेशंस को चाहे आप बोलो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv या लैम्डा वेव लेंथ इक्वल्स टू h अपॉन p। तो ये थोड़ा सा मैंने एक चीज बताने के लिए कि कौन सी चीज क्या है। वेयर लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ है। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है, वेव लेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल्स। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 होता है। वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो बेसिकली मास को आप केजी में रखना, सब चीजों को एसआई यूनिट में रखना, v वेलोसिटी हो गया और p मोमेंटम हो गया। अब इसी इक्वेशंस को थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां से आप देख लो कि वेव लेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, देख लो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो ये वेव लेंथ है जो मैटर पार्टिकल्स है, जो कौन है हमारा?
जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं बता? वेव नेचर शो कर रहे हैं। वो पार्टिकल भी हैं, एट द सेम टाइम क्या बता? वेव भी है। लेकिन आपकी नॉलेज पे बताऊं कि ये जो वेव है ये क्वाइट डिफरेंट वेव है, ये नॉर्मल वेव नहीं है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट वेव होती है। इसे कहते हैं हम लोग मैटर वेव। मैटर वेव, तो मैटर वेव इज दैट वेव विच इज एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल। इसमें मैटर पार्टिकल उसको जनरेट नहीं कर रहा, वो मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं कुछ आपको हल्का सा डिफरेंस बताता हूं बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, जो कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? डी ब्रॉगली का। ये कोई नॉर्मल वेव नहीं है, ये कौन सी वेव है? क्वाइट डिफरेंट वेव है, इसको बोलते हैं मैटर वेव्स। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। लेकिन ये जो मैटर वेव्स हैं इनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए बताओ? मीडियम चाहिए। ये जो मैटर वेव्स हैं ये हमेशा पार्टिकल के साथ क्या रहती हैं? एसोसिएटेड रहती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ भी कंपैरेबल होती है, अच्छी खासा होती है। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी भी काफी कम होती है और इनकी वेवलेंथ भी काफी क्या होती है बता? स्मॉल होती है। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ लैम्डा, इसके लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो मैटर वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ को निकालने का जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो ये देखो एक्सप्रेशन है, ये वेवलेंथ है मैटर वेव्स का और ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं कि अब मैंने क्या क्या बोला। हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मैटर वेव रिक्वायर मीडियम एंड दे आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ लार्ज है, इनकी वेलोसिटी भी वेरी हाई है। जो मैटर वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉल है और इनकी वेलोसिटी भी काफी कम है। ओके, नेक्स्ट, अब एक चीज और आपको बताते हैं। ये जो डी ब्रॉगली की वेव्स है, डी ब्रॉगली की वेव्स है, ये हमने कहा मैटर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो डेफिनेटली आपके मन में एक थॉट आया होगा कि व्हाई डी ब्रॉगली इक्वेशन या जो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv है इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पार्टिकल। सपोज करो आपकी कार है, आपका ठीक है टू व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, व्हाटएवर है, देखो उसका भी मास होता है, वो भी मूव कर रहा है। तो देखा जाए तो जो आपका मूविंग कार है या जो मूविंग आपका टू व्हीलर है, व्हीकल है, या मूविंग आप लोग हो, तो आप लोगों के साथ भी तो वेव एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो एक्चुअली क्या है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो लैम्डा है ना, वेवलेंथ है, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो हम लोग हैं, जैसे मान लो मैं भी काफी ह्यूज हूं, मतलब तो आप में से कोई बहुत छोटे छोटे होंगे, कोई ठीक ठाक होंगे, गोल जो भी हैं आप लोग व्हाटएवर, तो आप लोगों का यानी हम लोगों का मास बहुत बड़ा है, मैक्रो पार्टिकल्स हैं हम लोग। अगर हम लोगों का मास बहुत बड़ा है, मास बहुत बड़ा है, तो हमारी जो वेवलेंथ होगी ना वो बहुत छोटी होगी, और वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि उसको हम नॉर्मली किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर ही नहीं कर सकते। अब यार, अब जब हम किसी चीज को मेजर ही नहीं कर सकते तो हमारा सिंपल सा एक ठीक है थॉट होगा कि उसकी वेवलेंथ नहीं होती है, क्योंकि वेवलेंथ इतनी स्मॉल होगी कि उसको मेजर किया जा ही नहीं सकता। ओके, जस्ट आप ऐसे सपोज करो कि आपके घर में कोई आपके मान लो रिलेटिव आए और आपके लिए स्वीट्स लाए। अब उस स्वीट्स को आपने इतने छोटे पीस से खाया, मतलब सपोज को इतने छोटे से खाया कि किसी को पता नहीं चल रहा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी इसको देखेगा तो बोलेगा ये स्वीट जैसे लाए थे वैसे ही है। क्यों है बताओ? क्योंकि आपने इतना छोटा सा पीस खा लिया है कि किसी को आइडिया नहीं आ रहा है। बस यही चीज है कि जो मैक्रो पार्टिकल है, हम लोग पार्टिकल्स हैं, तो हम लोगों का मास बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों का मास बहुत बड़ा है तो हमारा वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, और वेवलेंथ इतना स्मॉल होगा कि वो मेजर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास मैटर पार्टिकल्स हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। देखो इमेजिन -31, तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है।
प्रोटॉन का मास भी होता है 10⁻⁻27 ऑर्डर का, ये भी बहुत छोटा है। अल्फा पार्टिकल भी बहुत छोटा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इन सब पार्टिकल्स के लिए ये आपका इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और साथ में वेव भी है, ये दोनों का दोनों है। अब देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, मास अगर छोटा है तो वेवलेंथ बड़ा होगा, और वेवलेंथ इतना बड़ा होगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। उसका जो वेवलेंथ होगा वो किसी ना किसी के, ठीक है, क्या होगा, जो वेल नोन वेव है उसके इक्वल होगा, वेल नोन वेव के क्या होगा, इक्वल। ओके, तो ख्याल रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है इसको क्या हम मैक्रो पार्टिकल पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आंसर देना नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मैक्रो पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा है, और अगर मास ज्यादा होगा तो उनकी वेवलेंथ काफी क्या होगी, बता, छोटी होगी, इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ओके, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, छोटा सा है। डी ब्रॉगली ने अगर ये आपका इक्वेशन दिया, वेवलेंथ इक्वल्स टू h/mv, तो ये इक्वेशन एक्चुअली वो लाया कहां से? तो इसको लाने के लिए उसने सिंपल सा क्या किया, उसने वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, आइंस्टीन वाला कॉन्सेप्ट लिया, फोटोन वाला कॉन्सेप्ट लिया कि लाइट का ड्वेल नेचर है। तो यहां पर हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं, एक लेते हैं E इक्वल्स टू mc², पता है आइंस्टीन की वेरी फेमस इक्वेशन बिटवीन, ठीक है, क्या, मास एंड एनर्जी रिलेशन, E इक्वल्स टू mc²। अब ये कौन है, E इक्वल्स टू h, ये है आप लोगों का प्लैंक्स की थ्योरी, प्लैंक्स का, कि जो आपका ईच फोटोन है, फोटोन जिसको आप, ठीक है, क्या कर सकते हो, पार्टिकल की तरह भी सपोज कर सकते हो, तो जो ईच फोटोन है उसका एनर्जी कितना होगा, E इक्वल्स टू h न्यू। तो दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू आइंस्टीन एंड दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू प्लैंक्स। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो mc² इक्वल्स टू h न्यू, mc² इक्वल्स टू h न्यू। तो यहां से न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। यहां से c से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा mc अपॉन h अपॉन लैम्डा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc आ गया। लेकिन ये इक्वेशंस तो रेडिएशंस के लिए है, ये इक्वेशंस तो क्वांटम के लिए है, ये इक्वेशंस तो फोटोन के लिए है। तो अगर हम इस इक्वेशंस को सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स, माइक्रो पार्टिकल्स पे लगाना चाहें तो हम सिंपल सा काम करेंगे, सपोज करो कि आपके पास जो माइक्रो पार्टिकल है वो c स्पीड से तो नहीं दौड़ सकता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा होती है। तो सपोज करो कि हमारा जो माइक्रो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इस इक्वेशन में c को रिप्लेस कर देंगे v से। तो अगर हम c को रिप्लेस कर देंगे v से तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। देखो ओके, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है। तो इसको ड्राइव करने के लिए आप आइंस्टीन की इक्वेशंस लो, आप प्लैंक्स की इक्वेशंस लो, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, देन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशंस वैसे बहुत फेमस है, लेकिन जब हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग। कभी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है, किसी न्यूमेरिकल्स में तो आपका वोल्टेज भी गिवन होता है। तो अब मैं इसी इक्वेशंस को आपका डिफरेंट फॉर्म में क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं इस इक्वेशंस को लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं सेम इक्वेशंस है लेकिन इस इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो फिर आप लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी है। इस इक्वेशन को आप m से मल्टीप्लाई करो और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा m² v² और यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ 2 टाइम्स m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया m से। तो ये हो गया m² v² इक्वल्स टू 2 मास काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से mv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv इक्वल्स टू ये हो जाएगा √2 मास काइनेटिक एनर्जी, 2m इनटू क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके, डन, ये हो गया। तो ये जो डी ब्रॉगली की इक्वेशंस है ना, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब इस mv को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं √2 इनटू m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये भी डी ब्रॉगली की इक्वेशंस हैं, दिस इज आल्सो डी ब्रॉगली इक्वेशंस। जस्ट डिफरेंस ये है कि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है
और वो न्यूमेरिकल्स आता है रिगार्डिंग, क्या आता है, मास और वेलोसिटी। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको मैटर वेव की वेवलेंथ निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2 अंडर रूट 2 m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से भी एक रिलेशन दिख रहा है कि जो वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी की क्या है, इनवर्सली हो जाए, स्क्वायर रूट के इनवर्सली। ओके, अब ये जो डी ब्रॉगली की इक्वेशंस है इसको चलो हम एक फॉर्म में और लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब हम वोल्टेज के टर्म्स में कैसे लिख लेंगे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं। सपोज करो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, E है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। वैसे हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना होता है। लेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E है, और हम उस E चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। V पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और उसको V पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी EV के इक्वल। किसके इक्वल होगी, E, where E is charge on electron and V is the potential by which we accelerate the electron। तो EV इक्वल टू क्या हो गया आप लोगों का, काइनेटिक एनर्जी हो गया। ओके, तो इस फॉर्मूले में ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज इनटू वोल्टेज से कर सकते हैं। तो देखो एक नया फॉर्मूला आ गया, एक नया फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv था। हमने mv को अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखा। अब हम एक काम और कर रहे हैं, हम इस काइनेटिक एनर्जी की जगह A इंटू वी लिख रहे हैं, A इंटू वी लिख रहे हैं। ओके, अगर इसमें किसी को फॉर्मूले में आपको डाउट होता है कि EV इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गया, तो सिंपल सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वोल्टेज होता है यानी जो पोटेंशियल होता है ये वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज। ओके, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल इंटू चार्ज इक्वल टू वर्क हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल V है, चार्ज कौन का है, इलेक्ट्रॉन है, तो E, और वर्क आपको पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होती है। वर्क इज द, ठीक है, समझ लो, काइनेटिक एनर्जी। तो W की जगह हमने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। समझ में आ गया ना। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, EV से। तो ये नया फॉर्मूला, तो तीन टर्म्स आ गए, मास वेलोसिटी के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और लास्ट में वोल्टेज। अगर ये सपोज करो फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, सपोज करो, वैसे लगाने के लिए तो हम इसको किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। सपोज करो अभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो चीजें बहुत सारी नोन्स हैं, H 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 6 की H की वैल्यू हमारे को पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको नोन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। E चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये सब वैल्यू आपकी नोन है। अगर ये सब वैल्यू नोन है, इनको अगर आप पुट करोगे तो ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाता है। देखो ये क्या हो जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू 12.26 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है क्या, 10 मीटर अपॉन रूट। तो देखो और सिंपल है, जैसे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स आया जिसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन है, उसको आप 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करो, किसे, 100 वोल्ट से, वेवलेंथ निकालो, तो आप सीधा फॉर्मूला ही लगाओ, अंडर रूट 100 यानी 10 आ गया, ऊपर गया तो पावर कितनी हो जाएगी, -11। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 12.26 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ओके, तो ये है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशंस। अब इस डी ब्रोगली इक्वेशंस में लास्ट में आपको मैं एक दो चीज और बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम टॉपिक को एक लास्ट छोटी सी चीज से आपको, ठीक है, एंड करते हैं। वो ये है कि जो डी ब्रोगली है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और इससे जस्ट पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल लेते हुए चलता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ड्वेल, यानी वो पार्टिकल भी है एज वेल एज क्या, वेव भी है। तो अब मैं आपको एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं आपको डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से जो बोर्स का एक पोस्टुलेट है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
बोर्स का पोस्टुलेट हम प्रूफ कर रहे हैं डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या लेते हुए चलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव लेते हुए चलेंगे। ओके, तो सपोज करो ये हम लोगों का एक सर्कुलर पाथ है, ये कोई शेल है, ये कोई क्या है, शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, ये कोई शेल है। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स वो पार्टिकल है तो ऐसे मूव कर रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इसका तो ड्वेल नेचर है, तो ड्वेल नेचर है तो वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा, किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा, वेव्स के फॉर्म में। ये तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है बताओ, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव केवल आपका इस सर्कुलर पाथ में तभी मूव कर सकता है, यानी वो सेम फेज में केवल तभी मूव कर सकता है। ये वेव की ट्रेन है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेन है, वो इसी पाथ में केवल तभी मूव कर सकती है जब इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफ्रेंस हो ना, यानी 2 पाई आर, आर क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, जब वो इस वेव का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कितना होता है, n लैम्डा। तो अगर किसी भी सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये ऐसे मूव करेगी, अदरवाइज वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। ओके, तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, n लैम्डा हो गया, 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा। ओके, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये जो mvr है ये कितना हो गया बता, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल, तो ये कौन सा पोस्टुलेट है, ये बोर्स का पोस्टुलेट है, कौन सा बोर्स का पोस्टुलेट है बताओ, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ब्रॉगली जिसने एक बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव भी लेते हुए चले, तो इलेक्ट्रॉन वेव लेते हुए भी इस सर्कुलर पाथ में ही हमेशा मूव कर सकता है, सेम फेज में मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो ये सर्कुलर पाथ है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये 2 पाई आर है, वो हमेशा लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ओके, अब लास्ट में जाते जाते आपको एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव चीज बता देता हूं, एक डिफरेंट था, बहुत इजी है, कभी कॉम्पिटिशन में आता है हल्का फुल्का, कि आपको एक सर्कुलर पाथ दिया होता है, क्या दिया होता है, सर्कुलर पाथ, उसमें एक वेव ट्रेन बनाई होती है, और वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालो, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालो, वेलोसिटी निकालो, सो बहुत सिंपल होता है। देखो इसमें एक ट्रिक काम करती है, आप क्या करना, जब आपको कोई ऐसा सर्कुलर पाथ दे रखा है ना, तो उसमें आप नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ क्या, वेव्स। तो अगर आप नंबर ऑफ वेव्स देखोगे, देखो ये सपोज करो ट्रस्ट, ये ट्रफ, देखो एक वेव, ये ट्रस्ट और ट्रफ, ये कितनी वेव्स, 2 वेव्स, ये आपका ट्रस्ट और ट्रफ, ये कितनी वेव्स, 3 वेव्स, तो ये होगी 1 वेव, ये 2